हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज़। तो एपिसोड 1 में हमने देख लिया था कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, एंड ऑल्सो हमने स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक्स देखे थे। स्टॉक ब्रोकर क्या होता है, डिपॉजिटरी क्या होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है, एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस के बारे में भी थोड़ा देखा था। एंड ऑल्सो हमने इनिशियल पब्लिक ऑफर का जो प्रोसेस होता है वो देख लिया था। एंड सेकेंडरी मार्केट भी हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। ओके, तो एपिसोड 1 में हमने ये कवर कर लिया। अब एपिसोड 2 में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहला, हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, एंड स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स लिस्टेड है उसकी प्राइसेस जो है वो कैसे चेंज होती है। ओके, यानी कैसे चेंज होती है, क्यों चेंज होती है वो तो हम देख लेंगे यहाँ पे, बट कैसे चेंज होती है, क्या ऐसा होता है जो प्राइजेस डाउन जाती है या फिर अपसाइड मूव करती है, तो वो कैसे होती है वो हम देखेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट में। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न्स, यानी रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। बिकॉज एपिसोड 1 में हमने देखा था कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट जो भी करता है वो एक्सपेक्ट करता है कि एफडी से तो उसको ज़्यादा रिटर्न मिले। तो एफडी में जो रिटर्न होता है वो लाइक 6% के आसपास होता है। तो इक्विटी में हमने कितना रिटर्न अर्न किया वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हम देखेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट में। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, कितने टाइप के और ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो सारी बातें हम लास्ट में कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट हमारा जो सेगमेंट है स्टॉक मार्केट का। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, स्टॉक मार्केट एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है किसकी, स्टॉक्स की। ओके, एंड जैसे ही कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लाती है एंड उसके बाद जब शेयर जो है कंपनी का वो लिस्ट हो जाता है स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसके बाद कंपनी की जो लाइबिलिटीज़ है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी उसको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना पड़ता है, बिकॉज उसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व रहता है। ओके, तो जब पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व रहता है, पब्लिक से कंपनी रेज करती है पैसा, देन उस केस में क्या होता है, कई सारी इन्फॉर्मेशंस उसको डिस्क्लोज करनी पड़ती है कंपनी से रिलेटेड, लाइक कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ, क्वार्टर रिजल्ट्स, एंड बहुत सारी चीज़ें। कुछ भी कंपनी में चेंज होता है, लाइक सीनियर मैनेजमेंट में चेंज हुआ, वो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक को चली जाती है न्यूज़ के थ्रू, या फिर और भी कई सारी चीज़ें होती है जो उनको डिस्क्लोज करनी पड़ती है। ओके, तो अब स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा कारण यही होता है कि न्यूज़। ओके, अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि कंपनी की जो शेयर प्राइसेस है वो चेंज क्यों होती है एंड कैसे स्टॉक मार्केट वर्क करता है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, एक कंपनी ट्रिनिटी इंटरनेशनल, जिसमें जो शेयर प्राइस है इस पर्टिकुलर कंपनी का अभी करंटली चल रहा है 2000। ओके, एंड मिस्टर ए जो है उसने इस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर्स खरीद रखे हैं, राइट। और अचानक से न्यूज़ आती है कि उस कंपनी का सीनियर मैनेजमेंट जो है वो चेंज हो रहा है। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि पहले का जो सीनियर मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा था एंड उसके कारण ही कंपनी प्रॉफिटेबल हो रही थी, एंड उस पर्टिकुलर सीनियर मैनेजमेंट की स्किल्स एंड एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ओके, तो अचानक से उस सीनियर मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ रहा है, कुछ ऐसा कारण है या फिर कुछ भी ऐसा हुआ कंपनी में जिसके कारण सीनियर मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ रहा है, देन डेफिनेटली कंपनी की रेपुटेशन डाउन जाएगी। बिकॉज कंपनी इतने सालों तक प्रॉफिटेबल क्यों है, ड्यू टू इट्स सीनियर मैनेजमेंट। उनका एक्सपीरियंस इतना है या फिर उनका नाम इतना है, वो बहुत रेप्यूटेड है, उसके कारण कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही थी। बट अब अचानक से सीनियर मैनेजमेंट को चेंज करेंगे तो नया जो मैनेजमेंट आएगा उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर उनको एक्सपीरियंस गेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा कंपनी को। ओके, तो उसके कारण कंपनी की रेपुटेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो अब क्या हुआ, जैसे ये न्यूज़ आई तो शेयर प्राइस 2000 से गिर के 1950 हो गया। ये कैसे गिरा अभी हम नहीं देख रहे, अभी हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि क्यों गिरा। तो कंपनी से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो शेयर प्राइस डाउन जाते हैं, बिकॉज सेलर्स जो है वो उस केस में बढ़ जाते हैं, लोग शेयर बेचना चालू कर देते हैं। ओके, तो इसीलिए शेयर प्राइस डाउन जाता है। ये कैसे जाता है ये नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे। अभी के लिए इतना समझते हैं कि जब भी कंपनी के लिए कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है देन शेयर प्राइस डाउन जाता है। ओके, कैसे जाता है वो आगे देखेंगे। अब मिस्टर ए को क्या लग रहा है, इसने परचेज करके रखा था, राइट, और अचानक से शेयर प्राइस डाउन चली गई, 1950 हो गई। बट मिस्टर ए को लग रहा है कि स्टॉक प्राइस जो है वो
और ज़्यादा डाउन जाएगी, यानी 1900 हो जाएगी या फिर 1850 हो जाएगी, और ज़्यादा डाउन जाएगी। ओके, यानी 1950 से भी और ज़्यादा डाउन जाने के चांसेस लग रहे हैं मिस्टर ए को। बट उसी मार्केट में जो दूसरी तरफ है मिस्टर बी, उसको लग रहा है कि स्टॉक प्राइस जो है वो ओवर रिएक्ट कर गया है। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो भले ही अच्छा हो, बट नया जो मैनेजमेंट आया है वो भी अच्छी तरह संभाल सकता है कंपनी को, एंड फ्यूचर में कंपनी ग्रोथ कर सकती है। ओके, यानी जैसा काम चल रहा था वैसा ही चल सकता है या फिर इससे अच्छा काम चल सकता है आगे। तो ये जो अचानक से प्राइस डाउन गई है, इसमें इसको अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि ये प्राइस सही है, इसमें ख़रीद लेना चाहिए। आगे जाके ये वापस 2000 आ जाएगा 4-5 दिन में, या फिर 1 महीने में, 2 महीने में, ऐसे 2000 या 2000 से ऊपर जा सकता है। ओके, तो ये जो है पर्सन, इसको लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी है, एंड इसको लग रहा है कि और ज़्यादा डाउन जाएगा। ओके, तो अब मिस्टर ए क्या करेगा? सेल करेगा, राइट, एंड मिस्टर बी क्या करेगा? बाय करेगा। तो दोनों ही क्या करेंगे? अपने अपने ब्रोकर को ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ये कर देगा सेल का ऑर्डर प्लेस, एंड ये कर देगा बाय का ऑर्डर प्लेस, एंड ट्रांजैक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा थ्रू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, विच एवर। ओके, कोई भी हो सकता है, तो एज्यूम करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। अब ये प्राइस चेंज क्यों हुई वो तो हमें पता है, बट कैसे हुई ये हमें पता नहीं है, तो ये अभी हम आगे देखेंगे आने वाली स्लाइड्स में। ओके, तो ये जो न्यूज़ थी कंपनी के लिए नेगेटिव थी, तो डेट्स वाई क्या हुआ, इसमें जिन भी लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा था उनको लगा कि और ज़्यादा डाउन जाएगा, इसलिए उन्होंने सेल किया, एंड डेट्स वाई प्राइस जो है वो 2000 से 1950 आ गई। एंड 1950 में भी क्यों ख़रीदा गया? बिकॉज मिस्टर बी को ऐसा लग रहा है कि प्राइस जो है वो ओवर रिएक्ट कर गई है, आने वाले टाइम में प्राइस वापस से नॉर्मल आ जाएगी या नॉर्मल से वापस ऊपर आ जाएगी। ओके, तो डेट्स वाई क्या हुआ, इन्होंने ट्रांजैक्शन किया। अब ये जो सिचुएशन थी ये तब थी जब एक पर्टिकुलर कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ आती है। ओके, वेदर पॉजिटिव वेदर नेगेटिव, ओके, कंपनी का प्राइस जो है वो शेयर का इफेक्ट होता है। बट कई ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे जो कंपनी का प्राइस है, कंपनी के शेयर का प्राइस है, वो इफेक्ट होता है कोई अदर न्यूज़ से जो इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रही है कंपनी को। इसके भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कि कैसे स्टॉक मार्केट वर्क करता है। ओके, तो सपोज करते हैं एक कंपनी का शेयर लेते हैं, PVR सिनेमास, आप सब जानते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो जैसे ही लॉकडाउन की न्यूज़ आती है, ये जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। ओके, जैसे ही मार्च में आई थी न्यूज़, ये बहुत ज़्यादा डाउन गया था। चलो उस टाइम तो सारे शेयर्स डाउन गए थे, बट यहाँ पे भी लॉकडाउन की न्यूज़ आ रही थी एंड शेयर्स बहुत ज़्यादा गिर गया। ओके, 1000 के आसपास भी चला गया था। बट लॉकडाउन खुला नहीं, उसके पहले ही ये वापस बढ़ गया। ऐसा क्यों पता है? बिकॉज ये वाला जो सेगमेंट था, प्राइस जो है वो कुछ लोगों को लगा ओवर रिएक्ट कर गई है, कंपनी आने वाले टाइम में वापस से ग्रो करेगी, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वापस से प्राइस 1500 हो जाएगी या उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए क्या हुआ, जैसे ही प्राइस गिरता गया लोगों ने बेचना चालू कर दिया जिन्होंने भी इन्वेस्ट कर रखा था। बट एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे लोगों को लगा कि प्राइस अब बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट हो रहा है, तो उनको लगा कि यही अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए। ओके, तो इसीलिए लॉकडाउन खुलने से पहले ही, सिनेमाज खुलने से पहले ही यहाँ पे लोगों ने परचेज़ करना स्टार्ट कर दिया एंड शेयर प्राइस वापस से बढ़ने लग गया। ओके, एंड आप देखेंगे बहुत कम डिफरेंस था, यहाँ से गिरना चालू हुआ था, यहाँ तक पहुँचा एंड वापस वहाँ तक पहुँच ही गया। तो इसीलिए मैंने कहा कि कैसे वर्क करता है स्टॉक मार्केट, ये आपको बता देना चाहिए। तो इससे क्या थोड़ा आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी आने वाले टॉपिक्स में। ओके, ये कैंडल स्टिक्स वगैरह आप समझ नहीं पा रहे होंगे, अभी मैंने बताया भी नहीं है, तो ये इसको अभी साइड में रखते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है, इस ऐसे समझिए ये एक लाइन चार्ट है। इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि प्राइस डाउन जा रही है, अप जा रही है, इतना समझ में आ रहा है, वही बहुत है। ओके, कैंडल स्टिक्स वगैरह हम आगे डिटेल में सीखेंगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एक ये तो था PVR सिनेमास। एक और इंडस्ट्री जो इफेक्ट होती है लॉकडाउन से बहुत ड्रास्टिकली, वो है इंडियन होटल्स या फिर होटल इंडस्ट्रीज़ जो होती है, हॉस्पिटैलिटी वगैरह। ये जो इंडस्ट्री है ये भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली इफेक्ट होती है। तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ही लॉकडाउन की न्यूज़ आई ये शेयर बहुत ज़्यादा 100 टच हो गया था।
लगभग 130 से लेके नीचे गिर के 100 तक पहुंच गया था। एंड उसके बाद लॉकडाउन अभी खुला भी नहीं था एंड तब लोगों ने परचेज करना चालू कर दिया। ओके, बिकॉज उनको लगा प्राइस जो है वो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं लोग और सेल करते जा रहे हैं। एंड एक पर्टिकुलर टाइम के बाद लोगों ने वापस परचेज करना स्टार्ट कर दिया एंड प्राइस वापस ऊपर चला गया। जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने अच्छा खासा रिटर्न कमा लिया था, पहले के जो इन्वेस्ट कर रखे थे पैसे, उन्होंने सेल करके निकल गए यहाँ पे। एंड प्राइस जो है वो गिरता गया, लोगों ने सेल करना कंटिन्यू रखा, उनको लगा कि और ज़्यादा गिरेगा। बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्राइस जो है वो वापस से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। लोगों को लगा ये अपॉर्चुनिटी है, वापस से नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ एंड वापस से बिजनेस अच्छा खासा ग्रो करने लगेगा। तो ये जो न्यूज़ थी ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है स्टॉक प्राइजेस को। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अब एक लेते हैं एग्जांपल मेडिकल सेक्टर का, ये फार्मा सेक्टर का जो है कैडिला हेल्थ केयर। अब जैसे ही कोविड केसेस इंक्रीज़ हुए एंड इनके जो इंजेक्शंस है, रेमडेसिविर वगैरह जो भी इनकी मेडिसिन है, वैक्सीन्स है, ये सारी मैन्युफैक्चर करते हैं ये। तो जैसे ही कोविड केसेस बढ़ने लगे तो ये इसकी शेयर प्राइस आप देखेंगे तो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ओके, अराउंड 450 के आसपास थी एंड ये 650 के आसपास पहुँच गई जैसे ही क्या हुआ, कोविड केसेस बढ़ने लगे। एंड ये जो है मैन्युफैक्चर कर रही थी रेमडेसिविर, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अप्रूवल वगैरह जो होते हैं वो मिल गया होगा या फिर कोई ऐसी न्यूज़ आई होगी एंड कोविड केसेस भी इंक्रीज़ हो रहे थे। तो डेट्स वाई इनकी शेयर प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होती गई। लोग परचेज़ करते गए ये सोच के कि और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, तो वो परचेज़ करते गए और ये प्राइस यहाँ पे पहुँच गई। ओके, नेक्स्ट लेते हैं सिप्ला कंपनी का। ये भी फार्मा सेक्टर से रिलेटेड है, तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा ऊपर गई। तो इंडस्ट्री हिट कौन सी हुई लॉकडाउन की न्यूज़ से? ये जो इंडस्ट्री है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड हॉस्पिटैलिटी वगैरह, राइट। एंड फार्मा सेक्टर्स वगैरह जो है, जो मैन्युफैक्चर करते हैं ये रेमडेसिविर वगैरह एंड ऑल्सो जो मेडिसिन्स है रिलेटेड टू कोविड या फिर कोई और वैक्सीन्स वगैरह, अगर कोई अप्रूवल मिलता है इन कंपनीज़ को तो देन ऑल्सो प्राइस जो है वो रिएक्ट करती है एंड अपसाइड मूव करती है। ओके, तो दिस इज़ हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। एंड अब इसके बाद बात करें तो अब देखते हैं कि ये प्राइस चेंज होती कैसे है। ओके, क्यों होती है ये तो हमने देख लिया, न्यूज़ वगैरह होती है तो उससे इफेक्ट होता है। बट ये प्राइस चेंज हुई कैसे? तो जैसे ही गुड न्यूज़ आई या फिर कोई भी ऐसा पॉजिटिव रिएक्शन आया या फिर कुछ भी ऐसा कंपनी के बारे में आया जो उसको डायरेक्टली अफेक्ट करता है या फिर इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, देन स्टॉक प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट करेगी। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ही 950 आया था वो शेयर, ओके, तो 950 के बाद कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी नज़र आई तो उन्होंने क्या किया, परचेज़ करना चालू कर दिया। तो सपोज़ कीजिए सेलर जो है, जो सेल कर रहा है वो 1952 में सेल करना चाहता है एंड बायर ने बाय कर लिया, देन न्यू लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या हो जाएगी, 1952। ओके, एंड उसके बाद 1952 जो LTP हो गया न्यू हमारा, उसके बाद जो सेलर है वो चाहता है 1958। ये मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं, पूरा एल्गोरिदम होता है एक्सचेंज में, तो उसकी एकदम डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ नॉर्मल देख रहे हैं कि कैसा वर्क करता है, कैसे स्टॉक प्राइस अपसाइड मूव करती है या फिर डाउन साइड जाती है। ओके, तो सेलर जब चाहता है कि 1958 रुपये मिले एंड वो क्या करता है, ऑर्डर प्लेस कर देता है। अगर बायर रेडी है बाय करने के लिए तो वो बाय कर लेगा एंड न्यू LTP कितनी हो जाएगी, 1958। फिर 1958 न्यू LTP हो गई। उसके बाद सेलर को लग रहा है कि 1962 में सेल करना है उसको 1962 चाहिए, देन वो ऑर्डर प्लेस कर देगा एंड बायर अगर बाय करेगा देन न्यू LTP कितना हो जाएगा, 1962। नेक्स्ट सेम 1962 न्यू LTP हो गया एंड 1963 में सेलर बेचना चाहता है एंड उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया होगा एंड बायर बाय कर लेगा, देन 1963 जो है वो न्यू LTP हो जाएगी। तो दिस इज़ हाउ स्टॉक प्राइस मूव्स। ओके, तो ये जो शेयर प्राइस इंक्रीज़ करने का एग्जांपल था, एज इट इज़ आप शेयर प्राइस सेल करने का भी देख सकते हैं। लाइक
ये जो सेलर ने प्राइस रखा है 1952, उसने सेल करना चाहा, उसने ऑर्डर प्लेस किया 1952 का, बट बायर सामने कोई है नहीं 1952 में लेने वाला, तो वो क्या करेगा ऑटोमेटिकली, अगर उसको सेल करना ही है देन उसको प्राइस कम करनी पड़ेगी, यानी 1950 करेगा या फिर 1949 करेगा, और तब जब भी बायर जो है वो रेडी हो जाएगा बाय करने के लिए, देन न्यू एलटीपी हमारी हो जाएगी 1949। ओके, तो ऐसे आप चाहें तो टेबल बना सकते हैं डाउन साइड वाली। ओके, ये जो टेबल है प्राइस अप साइड मूव कर रही है उसकी है, डाउन साइड की भी कर सकते हैं, फ्लक्चुएट भी ऐसे ही करती है शेयर प्राइस। बट ऑब्वियस सी बात है आपको समझने के लिए चाहिए ये, बाकी आपको खुद को तो कुछ करना नहीं है कैलकुलेट, ये आपको वहाँ पे शो हो जाएगा जब भी आप ट्रेडिंग वगैरह करेंगे, तो आपको वहाँ शेयर प्राइस नज़र आ जाएगी, एलटीपी यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस वगैरह वहाँ पे शो होता है अपने आप ही। ओके, एंड प्राइस जो है वो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली मूव करती है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये सिर्फ समझने के लिए है। नेक्स्ट, ये जो चीज़ें थी ये सारी किससे रिलेटेड थी, न्यूज़ से रिलेटेड, या फिर कंपनी के अगेंस्ट में कोई पॉलिसी आ जाती है, या फिर कंपनी के फेवर में कोई पॉलिसी आ जाती है गवर्नमेंट की, या फिर कोई भी न्यूज़ आ जाती है, या फिर कुछ भी ऐसा होता है एनवायरनमेंट में जो कंपनी के फेवर में है या फिर कंपनी के अगेंस्ट में है, देन स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएट करती है इसी तरह से। ओके, एकदम बेसिक में हमने सीखा है एकदम। अब बात करते हैं अगर व्हाट हैपेंस अगर कोई भी न्यूज़ नहीं हो, वेदर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, कोई भी तरह की न्यूज़ नहीं होगी, तो क्या होगा, तो क्या प्राइस मूव नहीं करेगी। तो वॉल्यूम जो होता है जिससे लिक्विडिटी जनरेट होती है, ओके, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी। वॉल्यूम जो है हम डिटेल में आगे सीखेंगे, अभी के लिए इतना बता देता हूँ। वॉल्यूम क्या होता है, कितने शेयर खरीदे गए एंड कितने बेचे गए, ओके, एक कंपनी के, तो वो हो जाता है उसका वॉल्यूम एक पर्टिकुलर डे में। तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, जितने ज़्यादा बाय सेल ट्रांजैक्शन होंगे, उतना ज़्यादा लिक्विडिटी भी बढ़ेगी, बिकॉज ऐसा नहीं होगा उस शेयर में जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है, अगर कोई सेलर है तो बायर उसको मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि कोई बायर ही नहीं हो या फिर कोई सेलर ही नहीं हो, राइट। तो उसको कहा जाता है हाई वॉल्यूम। बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए, वॉल्यूम क्या होता है, जिस कितनी ज़्यादा उस शेयर में खरीद बेच हुई है, यानी बाय सेल हुआ है। ओके, तो सपोज़ कीजिए एक वेल नोन कंपनी है, लाइक TCS हो गया, रिलायंस हो गया, और भी टाटा का कोई और कंपनी हो गया, या फिर कोई भी अच्छी कंपनी हो गई, वेल नोन कंपनी जिसका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है एंड अच्छा खासे लोग उसको जानते हैं। ओके, वेल नोन कंपनी है, लाइक TCS का एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज लोग क्या करेंगे, उसमें ट्रेडिंग ज़्यादा करेंगे, लोग खरीदेंगे उस शेयर को, बेचेंगे, रिटर्न्स कमाएंगे, हो सकता है लॉस भी हो सकता है, बट कंपनी अच्छी है TCS, लोग जानते हैं इसके बारे में, तो इसमें ट्रेडिंग भी अच्छी खासी होती है, तो वॉल्यूम भी इसका अच्छा खासा रहता है। तो वॉल्यूम अच्छा खासा रहता है तो ऑब्वियस सी बात है लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है, यानी ऐसा नहीं होगा कभी भी अगर हम शेयर सेल करें तो कोई बायर मिले ही ना, इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज ये वेल नोन कंपनी है, इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है तो प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट तो करती रहती है, आपको 1%, 1.5% ऐसे आपको इंक्रीज़ डिक्रीज़ मिल जाएगा इन वेल नोन कंपनीज़ में। तो ऐसा नहीं है कि विदाउट न्यूज़ या फिर कोई भी तरह की न्यूज़ नहीं है तो फिर ये प्राइस एकदम स्टिल एकदम लाइक 2000 है तो 2000 ऐसे 2000 ही रहे, ऐसा नहीं होगा, प्राइस फ्लक्चुएट करता रहेगा। बट बहुत ज़्यादा कोई अननोन कंपनी है, बिल्कुल भी कोई भी लोग नहीं जानते हैं या फिर बहुत कम उसमें ट्रेडिंग की जाती है, देन वो उसी पर्टिकुलर प्राइस पे पड़ा रहेगा जब तक कि कोई न्यूज़ नहीं आती, वेदर पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे ही पॉजिटिव न्यूज़ आई वो डाउन चला जाएगा एंड नीचे लोअर सर्किट लग जाएगा। अगर कंपनी के अगेंस्ट में कोई न्यूज़ है वो आगे बात करेंगे, लोअर सर्किट अपर सर्किट क्या होता है। एंड अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है जो कंपनी के फेवर में है, देन अपर सर्किट लग जाएगा। ये ऐसी कंपनीज होती है जिनमें वॉल्यूम बहुत कम होता है, आपको बायर सेलर ढूंढने में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है। हो सकता है आपको जो प्राइस चाहिए उसमें कोई बायर ही नहीं हो, या फिर आपको जो प्राइस पे बाय करना है कोई सेलर ही नहीं हो। ओके, तो इन केसेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम भी कम रहता है तो उसके कारण लिक्विडिटी भी बहुत कम रहती है। ओके, तो ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है पॉजिटिव या नेगेटिव उस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड, देन
अगर वेल नोन कंपनी है देन वो मूव करता रहेगा, आपको प्राइस फ्लक्चुएशंस मिलेगी। आप चेक भी कर सकते हैं कोई साइट पे जाके, मनी कंट्रोल वगैरह कहीं पे भी जाके। एंड कोई भी अननोन कंपनी है जिसको कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते हैं उसके बारे में, देन उसकी प्राइस आपको फ्लक्चुएशन बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। सिर्फ जिस दिन उस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ या फिर नेगेटिव न्यूज़ आएगी, उस दिन आपको ड्रास्टिकली इफेक्ट देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा मूव कर जाएगी एक ही दिन में, वरना आपको कोई भी तरह का मूवमेंट नहीं मिलेगा। ओके, तो प्राइस मूवमेंट आपको समझ में आ गया कि अप साइड डाउन साइड जाता रहेगा अगर कोई न्यूज़ नहीं है तो भी, बट ओनली इन केस ऑफ वेल नोन कंपनी या फिर कोई भी कंपनी जिसको अच्छे खासे लोग जानते हैं एंड उसमें ट्रेडिंग चलती रहती है, यानी बाय सेल चलता रहता है एक पर्टिकुलर डे में। ओके, तक क्लियर है। अब एक बार प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे स्टॉक एक्सचेंज वर्क करता है। तो सपोज करते हैं मिस्टर शिन चैन जो सेल करना चाहता है 100 रिलायंस के शेयर एट 1800। ओके, अब इसको सेल करने हैं तो ये सेल ऑर्डर प्लेस कर देगा, बट सामने कोई बायर भी होगा, राइट। तो बाय कौन करना चाह रहा है? मिसेस शिजुका 69 शेयर्स बाय करना चाह रही है एंड मिस्टर नोबिता जो है वो 31 शेयर्स बाय करना चाह रहा है। ओके, तो ये दोनों ही क्या करेंगे, अपने अपने ब्रोकर के पास क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेस कर देंगे, राइट। ये दोनों सपोज करते हैं कि इसके पास अकाउंट खुला रखा है इन्होंने एंड शिनचैन ने जो है वो बी के पास खुला रखा है। हो सकता है दोनों का एक ही ब्रोकर हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है एक ही ब्रोकर हो, उसमें कोई भी तरह की परेशानी नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया है। एंड फिर ब्रोकर क्या करेगा, वो ट्रांजैक्शन किसके थ्रू एग्जीक्यूट होगा, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। ब्रोकर जो है वो जो ऑर्डर आया है वो कहाँ भेज देगा, स्टॉक एक्सचेंज में। एंड स्टॉक एक्सचेंज में क्या होगा, एक ऑर्डर मैचिंग एल्गोरिदम वर्क करता है, आप प्रोग्रामिंग की तरह समझ सकते हैं। इसमें ऐसा प्रोग्राम होगा या ऐसा एल्गोरिदम होगा जो मैच करेगा बायर को एंड सेलर को, यानी जो बाय ऑर्डर आए हैं उसके पास जिस प्राइस पे आए हैं एंड जो सेल ऑर्डर आए हैं जिसने भी सेल ऑर्डर दिए हैं और वो जिस प्राइस पे आए हैं वो प्राइस मैच होगी। जैसे इसने क्या किया था 100 में, 100 शेयर इसने सेल ऑर्डर प्लेस किया था 1800 में एंड इन्होंने भी 1800 में बाय ऑर्डर प्लेस किया था। तो इसने कितना किया 69, तो इसके पास है रिकॉर्ड। एंड इसने कितना किया 31, तो ये भी यहाँ पे चला गया। एंड इसने कितने सेल किए 100, तो इसने सेल किए एंड इसने 69 बाय किए एंड इसने 31 बाय किए। तो ये क्या किया, इसने ऑर्डर मैच किया, इसको 100 सेल करने थे, इसको मिल गए, इसको बाय करने थे एंड इसके थ्रू जो है वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। बिकॉज यहाँ इसको 69 + 31 100 हो गए, तो ये दोनों मिलके यहाँ पे 100 बाय का ऑर्डर आ गया एंड यहाँ पे 100 सेल का ऑर्डर आ गया एंड ऑर्डर जो है वो मैच हो गया थ्रू ऑर्डर मैचिंग एल्गोरिदम। ओके, अब क्या होगा, मिस्टर शिन चैन जो है उसके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे क्या, रिलायंस के शेयर्स, राइट, उसके डीमेट अकाउंट से चले जाएंगे एंड मिसेस शिजुका एंड मिस्टर नोबिता जो है उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे ये पर्टिकुलर रिलायंस के शेयर्स, बिकॉज इन्होंने बाय किया था एंड उसने सेल किया था। ओके, तो ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कैसे हुआ ये समझ में आ गया। अब एक और चीज़ है, जब इसने बाय किए शेयर्स तो ये जो प्रोसेस है ये पूरा कितना टाइम लगेगा इसको, ये भी समझना ज़रूरी है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आज हमने ख़रीदा और आज ही हाथों हाथ हमारे डीमेट अकाउंट में वो शेयर्स आ गए। टाइम लगता है, वो कितना टाइम लगता है वो देखते हैं। जैसे ही आप बाय करेंगे एक पर्टिकुलर स्टॉक, तो एक टाइमलाइन से समझते हैं इसको। सपोज़ कीजिए आपने बाय किए, परचेज़ किए 100 शेयर्स ऑफ सिप्ला कंपनी एट 1000 पर शेयर। ओके, तो जिस दिन आपने परचेज़ किए, ओके, जिस दिन आपने ऑर्डर प्लेस किया एंड वो एग्जीक्यूट हो गया, उस डे को कहा जाएगा टी डे, ट्रेड डे कह सकते हैं, ट्रांजैक्शन डे कह सकते हैं, जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन किया। ओके, जिस दिन आपने ट्रेड लिया है। ओके, तो टी डे कह सकते हैं इसको। अब उसके बाद T+1 डे, सपोज़ कीजिए मंडे को किया आपने ट्रांजैक्शन और उसके बाद एक दिन यानी ये ट्यूसडे एंड उसके बाद ये दिन वेडनेसडे T+2। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आपने यहाँ पे बाय किया T+1 एंड देन T+2, इस दिन एंड ऑफ द डे आपके अकाउंट में शेयर्स
क्रेडिट होंगे। ओके, यानी मंडे को आपने ट्रांजैक्शन किया, T+1 ट्यूसडे, T+2 वेडनेसडे, तो वेडनेसडे का जैसे ही मार्केट क्लोज होगा, एंड ऑफ द डे होगा, तब जाके आपके अकाउंट में शेयर्स जो है वो क्रेडिट होंगे। ओके, तो अब शेयर्स जो है आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगेंगे और वो आपको पता चलेगा कि आप उस पर्टिकुलर 100 शेयर्स के ओनर हैं। अब बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न्स, बिकॉज रिटर्न्स कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आपको पता चलेगा कि आप एफडी से ज़्यादा या फिर और किसी अपनी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न्स अर्न कर पा रहे हैं या फिर नहीं। ओके, बिकॉज अगर उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आप रिटर्न्स अर्न नहीं कर पा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, देन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है, राइट। या फिर ऐसे हो सकता है आप अगर सीख रहे हैं देन आप एक्सेप्ट कर सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन, बट एक बार आप सीख गए उसके बाद भी आप रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पा रहे हैं मोर देन एफडी, देन कोई मतलब ही नहीं है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। ओके, तो वो आप कंपेयर कैसे करेंगे? बाय कैलकुलेटिंग रिटर्न्स। तो रिटर्न्स जो है वो दो तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला एब्सोल्यूट रिटर्न। एब्सोल्यूट रिटर्न क्या होता है? सिंपल समझते हैं कि आपने एक पर्टिकुलर शेयर खरीदा रिलायंस का 2000 रुपीज़ में, एंड आपने वो सेल कर दिया आफ्टर 2 ईयर्स 2500 में। ओके, आपने परचेज़ किया 2000 रुपये में, एंड 2 साल बाद आपने क्या किया? सेल कर दिया 2500 में। तो अब आपने कितना % रिटर्न जनरेट किया? ये आप सिंपल, आप नॉर्मल मैथ्स अगर आपको आती है देन ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट इट। प्रॉफिट कितना हुआ आपको? 500। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी आपकी? 2000। डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो आ गया आपका 25% आपने रिटर्न जनरेट किया है बाय सेलिंग रिलायंस शेयर्स ऑफ ₹2500। ओके, 2000 में ख़रीदा, 2500 में सेल किया, 500 रुपये का प्रॉफिट, डिवाइड किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 2000। तो प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के से ही एब्सोल्यूट रिटर्न निकाल पाएंगे आप, बिकॉज बेस क्या होता है हमारा? हमेशा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ओके, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100 आपका आ जाएगा एब्सोल्यूट रिटर्न। बट अगर आप देखेंगे ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, यहाँ पे आपने 2 साल में रिटर्न अर्न किया है 25%, बट एफडी का जो रिटर्न होता है वो हमेशा आपको मिलेगा पर एनम। ओके, हमेशा आपको एफडी में नज़र आएगा कि आपको 6% रिटर्न मिलेगा पर एनम। बट अब कंपेयर कैसे करेंगे आप? यहाँ पे तो 25% पूरे 2 साल का है, और आप बीच में 2 टुकड़े कर नहीं सकते इसके, सीधा आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ये नहीं कह सकते कि 12.5 रिटर्न मैंने 1 साल में अर्न किया है, बिकॉज कंपाउंडिंग का भी इफेक्ट ज़रूरी होता है। अगर कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको नहीं पता है, वो आगे बताऊंगा मैं, अभी आपको समझ नहीं आएगा। तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट होता है, आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके, यानी 12.5 करके हम ये नहीं कह सकते कि आपने एक पर्टिकुलर ईयर में कितना अर्न किया है 12.5%। नो, इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ओके, वो सीखेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसमें आप सिर्फ एक चीज़ समझ लीजिए, एब्सोल्यूट रिटर्न में आपका जो टाइम पीरियड होता है उसको रिलेवेंस नहीं मिलती है, यानी टाइम पीरियड आपका कितना भी हो ये 25% ही रहने वाला है, आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते। ओके, फॉर एग्जांपल आपने 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की होगी, देन ऑल्सो आपका 25% आएगा, 4 साल के लिए, 10 साल के लिए, देन ऑल्सो आपका 25% आएगा। एब्सोल्यूट रिटर्न हमेशा टाइम पीरियड को इग्नोर कर देता है, उसको रिलेवेंस बिल्कुल भी नहीं देता। तो डेट इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ एब्सोल्यूट रिटर्न। ओके, ये सिर्फ वैल्यू देखता है, कितना आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, कितना आपका एंड वैल्यू है, जितना प्रॉफिट हुआ उसको डिवाइड कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, आपका आ जाएगा एब्सोल्यूट रिटर्न। टाइम पीरियड पूरा का पूरा इग्नोर हो जाएगा। तो अब इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जो कि हमारा नेक्स्ट रिटर्न है। यही मैक्सिमम मार्केट में यूज़ किया जाता है, बिकॉज इससे आपको करेक्ट पिक्चर नज़र आती है एक पर्टिकुलर ईयर की। ओके, एनुअल ग्रोथ रेट आप जान सकते हैं इसमें कि एक पर्टिकुलर ईयर में आपने कितना रिटर्न जनरेट किया है।
तो वही सिचुएशन लेते हैं, रिलायंस का शेयर है 2000 रुपीज़ एंड आपने सेल किया 2500 में। कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया आपने? 1 साल 2 साल, राइट। पहला साल यहाँ ख़त्म हुआ एंड उसके बाद 2 साल यहाँ ख़त्म हुआ और रिलायंस का शेयर 2500 तक पहुँच गया। ओके, तो आपने पर ईयर कितना निकाला, यानी एनुअल ग्रोथ रेट क्या है आपकी, वो भी कंपाउंडेड, CAGR हमें निकालना है। ओके, कंपाउंडेड कैसे है वो एंड में आपको समझ में आ जाएगा पूरी पिक्चर। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है फाइनल वैल्यू इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू क्या होगी 2500, इनिशियल वैल्यू क्या होगी 2000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर। आर क्या है? यही जो रेट हमें निकालनी है। ओके, एन क्या हो गया? नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 2। तो ये सब हमें पता है, नंबर ऑफ ईयर्स 2 है, इनिशियल वैल्यू 2000, फाइनल वैल्यू 2500। तो आर निकल जाएगा अगर आप सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। तो इक्वेशन जैसे ही सॉल्व की तो आपका आ जाएगा, आर आपका आ जाएगा 11.8%। ओके, तो 11.8% ये आप कह सकते हैं आसानी से कि आपका 1 साल में आपने इतना रिटर्न कमाया है। और एफडी का रिटर्न कितना होता है? 6% के आसपास। म्यूचुअल फंड जो डेट ओरिएंटेड होते हैं उसका रिटर्न होता है 7 to 8% के आसपास। तो आप कह सकते हैं कि आपने काफ़ी अच्छा रिटर्न अर्न किया है। इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ कि आप कंपेयर कर सकते हैं, और आप अगर टुकड़े करते उसमें 25% के 2 टुकड़े करते देन आपका आंसर जो है वो गलत आता, जो कि आता 12.5, बट यहाँ पे कितना आ रहा है 11.8। तो 11.8 है, ये आपको करेक्ट पिक्चर बता रहा है कि आपने 1 साल में कितना रिटर्न अर्न किया है। ओके, अब वो कैसे वो बताता हूँ। सपोज कीजिए आपने 2000 रुपीज़ का एक शेयर खरीदा था एंड प्लस करेंगे ना अगर आप 11.8%, तो आपका 1 साल के बाद हो जाएगा 2236। फिर इसमें अगर आप ऐड करेंगे ना और 11.8%, तो आपका आ जाएगा 2500। ओके, तो ये आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली आपको ये जो फॉर्मूला है ये याद वाद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे CAGR कैलकुलेटर। आप कोई भी कैलकुलेटर ले सकते हैं, ग्रो का ले सकते हैं, क्लियर टेक्स, और भी कोई बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जो CAGR कैलकुलेटर प्रोवाइड करती है। तो आप कोई भी कैलकुलेटर खोल के सीधा क्या करना है आपको, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी एंड फाइनल वैल्यू कितनी है आपकी। ओके, एंड वैल्यू, फाइनल वैल्यू, कुछ भी कह सकते हैं। और वो बीच में कितने भी साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो, आपको एक पर्टिकुलर एनुअल ग्रोथ रेट मिल जाएगी, यानी 1 साल में आपने कितना कितना अर्न किया है। ओके, यानी कितनी आपकी CAGR है, यानी एक साल में आप कितना रिटर्न कमाए हैं। ओके, तो दिस इज आवर CAGR वर्क। अब लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, बिकॉज ट्रेडर्स काफ़ी तरह के होते हैं। तो सबसे पहला जो है स्कैल्पर। स्कैल्पर क्या होता है? प्रॉफिट कमाने की सोचता है थ्रू स्मॉल मूवमेंट्स, लाइक एक पर्टिकुलर शेयर है 1000 का एंड जैसे ही वो 1000.5 हो गया उसने सेल कर दिया। 1000 पे बाय किया, सपोज कीजिए 1000 पे 500 शेयर्स बाय किए एंड वापस उसने क्या किया, 1000.5 हुआ जैसे ही शेयर का प्राइस, उसने सेल कर दिया। तो दीज आर स्कैल्पर्स। ऐसे भी हो सकता है 1 रुपये बढ़ गया शेयर, या फिर बहुत कम मूवमेंट हो रही है उसमें वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमाने की सोच रहा है, तो उसको कहा जाता है स्कैल्पर। इसमें उसको क्या करना पड़ता है, क्वांटिटी बहुत हाई रखनी पड़ती है टू जनरेट मोर रिटर्न्स। ऑब्वियस सी बात है, क्वांटिटीज़ हाई रखनी पड़ती है एंड ऑल्सो टाइम भी बहुत ज़्यादा कम रहता है। एक फ्यू सेकेंड्स में भी वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता है, फ्यू मिनट्स में। तो ऑब्वियसली हाई रिस्क रहता है इसमें, बिकॉज आप क्या कर सकते हैं, जितना भी आपका कैपिटल है, सपोज़ कीजिए 1 लाख का आपका कैपिटल है एंड आपने क्या किया, 10%, आप एक पर्टिकुलर डे में 10% अपने कैपिटल्स के साथ ट्रेड करते हैं, तो आप पूरा का पूरा वो 10% एक पर्टिकुलर 1 आवर में भी उड़ा सकते हैं। ओके, आपका पूरा कैपिटल 1 घंटे में भी जा सकता है। हाई रिस्क रहता है इसमें, बिकॉज आपको बहुत सारे ट्रांजैक्शंस, बहुत सारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं, बिकॉज इसमें बहुत छोटी छोटी मूवमेंट्स को कैप्चर करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, फोकस की भी रिक्वायरमेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा रहती है।
नेक्स्ट इज डे ट्रेडर। डे ट्रेडर क्या करता है, कैच करता है मूवमेंट्स थ्रू आउट द डे, लाइक 10 बजे एक शेयर खरीदा, 12 बजे सेल कर दिया, 12 बजे एक शेयर खरीदा, 2 बजे सेल कर दिया। ऐसे क्या करता है वो, एक पर्टिकुलर डे में पूरा कैप्चर करने की कोशिश करता है मूवमेंट्स को। इसमें भी रिस्क रहता है बट इतना नहीं रहता जितना स्कैल्पर में रहता है, बिकॉज इसमें क्या कर सकते हैं आप, अपनी पूरी की पूरी कैपिटल, मतलब सपोज़ कीजिए वही एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख की कैपिटल है एंड 10% से आप ट्रेड करते हैं, तो वो जो 10% है वो आप एक पूरे दिन में उड़ाएंगे। ओके, मैक्सिमम लॉस भी जो होगा आपका वो पूरे दिन तक चलेगा, मतलब आप पूरे दिन ट्रेडिंग करेंगे तब जाके आपका लॉस हो सकता है। बट इस केस में आप पूरा का पूरा अपना जो कैपिटल है जिससे आप ट्रेड कर रहे हैं वो 1 घंटे में भी उड़ा सकते हैं। ओके, वो आपकी लॉस 1 घंटे में भी हो सकता है, इसमें पूरे दिन में होगा अगर होगा तो। एंड ऑब्वियस सी बात है, इसमें फोकस इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी जितनी स्कैल्पर के केस में होती थी, बिकॉज इसमें आप ऑर्डर प्लेस करके छोड़ भी सकते हैं कि हाँ एक बार ऑर्डर प्लेस कर दिया एंड बाद में जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ हुई वो ऑटोमेटिकली आपने टारगेट प्राइस सेट कर दी या फिर स्टॉप लॉस सेट कर दिया, ये सब आपको पता नहीं है अभी। बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि स्कैल्पर जो है उसको रिक्वायरमेंट जो फोकस की होती है वो ज़्यादा होती है, यहाँ पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं रखना पड़ता, यानी स्क्रीन के सामने एकदम लगातार बैठा नहीं रहना पड़ता। ओके, नेक्स्ट इज स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर क्या करेगा, होल्ड करेगा स्टॉक्स को जनरली फॉर 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, ऐसे वो क्या करता है, होल्ड करके रखता है एंड जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ होने लगती है देन वो सेल कर देता है। ओके, तो इससे भी अच्छा खासा रिटर्न वो कमा सकता है। इसमें रिस्क जो है वो बहुत कम रहता है। अगेन कम क्यों रहता है, बिकॉज इसमें आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर रहे हैं, यानी एक पर्टिकुलर दिन में बैड न्यूज़ भी आई, आपने सोचा कि नहीं यार आगे जाके वापस बढ़ जाएगा, तो आपने होल्ड करके रखा एंड 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में वापस प्राइस उतनी ही आ गई एंड आपने सेल कर दिया, तो लॉस का चांस जो है वो बहुत कम हो गया। बट इस केस में आपके लॉस जो है वो फटाफट होते रहते हैं अगर आपने सही से नहीं किया तो। एंड इसमें भी एक पर्टिकुलर डे में भी काफ़ी लॉस हो सकता है, बट यहाँ पे जो है वो 4-5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता आराम से आप दिमाग लगा के ट्रेड ले सकते हैं। एंड ये आप अपनी जॉब के साथ या बिज़नेस के साथ भी कर सकते हैं, बिकॉज इसमें आपको इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम देने की ज़रूरत नहीं है या फिर इतना एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जितना स्कैल्पर एंड डे ट्रेडर के केस में होता है। अब नेक्स्ट जो आता है वो हो सकता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर आ सकता है, बट उसको इन्वेस्टर भी कह सकते हैं। तो इन्वेस्टर क्या करेगा, हमेशा शॉर्ट टर्म में मैंने इसी को ही इंक्लूड कर दिया, बिकॉज शॉर्ट टर्म लगभग क्या होगा, 1 महीना 2 महीना होल्ड करके रखेगा स्टॉक को, या 4 महीना 6 महीना, उसको हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर, राइट। तो वो मैंने लिया नहीं है बिकॉज ऐसा कोई करता नहीं है। मैक्सिमम लोग या तो इन्वेस्टर होंगे या फिर स्विंग ट्रेडर होंगे, वो 1 महीना 2 महीना में भी बेच दें, तो उसको स्विंग ट्रेडर की कैटेगरी में मैंने ले लिया है। इन्वेस्टर की बात करें तो वो ऑब्वियसली जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ट्रेडर अलग होता है, इन्वेस्टर अलग होता है। ट्रेडर क्या करता है, प्रॉफिट बनाने की सोचता है, बट इन्वेस्टर क्या करता है, ग्रोथ की सोचता है, कैसे अपना स्टॉक जो है वो ग्रो करे, यानी कौन से ऐसे कंपनीज़ के स्टॉक लें जो ग्रो करें आने वाले फ्यूचर में एंड उनको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड करें। उनका कभी ये सोच नहीं होती कि जैसे ही थोड़ी सी मूवमेंट आई 5% की ग्रोथ मिली एंड वो सेल कर दें, ऐसा नहीं होता। वो क्या करते हैं, वैल्यू में इन्वेस्ट करते हैं, वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं। लाइक एक पर्टिकुलर कंपनी फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसके प्रॉफिट्स भी बहुत ज़्यादा जनरेट होते हैं, तो वो सेल नहीं करते। वो जब तक प्राइस इंक्रीज़ होती रहती है, कंपनी में कोई फंडामेंटल में चेंज नहीं आता, तब तक वो शेयर्स सेल नहीं करते। ओके, बट फंडामेंटल एनालिसिस आपको अभी पता नहीं है, इसके लिए इतना बता देता हूँ, जैसे कंपनी की जो प्रॉफिट्स है, कंपनी के एसेट्स हैं, कंपनी ने कितना डेट ले रखा है, कंपनी के कितनी शेयर्स कैपिटल है, फाइनेंशियल रेशियोज़ है, ये सारी चीज़ें वो चेक करते रहते हैं कि कंपनी में कुछ ज़्यादा डेट तो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है या फिर कंपनी में ऐसी कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। ऐसा कुछ दिखेगा तो ऑब्वियसली सेल करेंगे। अगर सब कुछ सही चल रहा है देन वो शेयर सेल नहीं करते, वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पसंद करते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कभी कभी 30-40 साल भी। ओके, बिकॉज उनका मेन मोटिव होता है वेल्थ क्रिएट करना, ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना जो मल्टी बैगर रिटर्न्स दें उनको। ओके, because objective is not to make short term profits like these people,
ये सब जो है वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स बनाने की सोचते हैं। ये तो आप देख सकते हैं स्कैल्पर तो करता क्या है, 10-15 सेकंड, आधे मिनट में भी एक पर्टिकुलर ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता है एंड वापस से स्क्वायर ऑफ कर देता है, यानी शेयर परचेज एंड सेल कर सकता है। ओके, जस्ट टू मेक प्रॉफिट्स फ्रॉम स्मॉल मूवमेंट्स। एंड ये एक दिन में ही परचेज एंड सेल कर देता है, एंड ये कुछ हफ्ते में या 4 दिन 5 दिन में सेल करता है। तो दीज आर सम ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो इसके बारे में डिटेल में तो हम बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ मैंने टाइप्स बताए हैं कि स्कैल्पर क्या होता है, डे ट्रेडर क्या होता है, स्विंग ट्रेडर क्या होता है, इन्वेस्टर क्या होता है। आगे हम ये देखेंगे कि कैसे ट्रेड किया जाता है इंट्राडे में, स्कैल्पिंग में क्या टेक्निक्स होती है, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह जो होते हैं वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ मैंने टाइप्स बताए हैं ऑफ ट्रेडर।